हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी इस वीकेंड पर यूपीएससी मेंस के जीएस और एसए के पेपर हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उस पेपरों में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने देख ली होगी, फीडबैक आपने जान लिया होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत बेहतर तरीके से सीखी भी होंगी। इसी मेंस के पेपर में मैंने देखा, क्योंकि ये मेरा 5वां मेंस था, और मैंने पूरे मेंस के पिछले मेंस के विश्लेषण के आधार पर इस बार का ये मैच जो देखा, हालांकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, मैं वैसे ही देने गया, मतलब मच में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे इसमें। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बताता हूँ, पेपर में जो दो चार चीजें हैं आपको देखनी, क्या सीखनी है, कैसे इसका विश्लेषण करना है। तो दो चार चीजें जो बहुत सारे लोग हम डरते हैं, बहुत सारे लोग करते रहते हैं कि पता नहीं मेरे से अटेंड होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, बहुत सारी चीजें होती है। और उसका पेपर का विश्लेषण हम बहुत सारे लोग, टीचर्स बहुत सारे अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन चूंकि वो सभी जो पेपर का विश्लेषण करते हैं वो बाहर के आधार पर करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का जो माहौल है वो एक अलग इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वही असली खेल होता है। असली एग्जाम होती है ना यूपीएससी, वो असली तो वही एग्जामिनेशन हॉल की होती है कि 3 घंटे में आपको सोचना भी है, 20 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट भी करना है। उनको अचानक से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे जीएस 2 के अंतर्गत बहुत काफी कॉम्प्लिकेटेड, जीएस 3 के अंतर्गत काफी लेंथी, जीएस 4 के अंतर्गत। तो मैं एक एक को थोड़ा ब्रीफ में आपको थोड़ा सा अपना ओवरव्यू से एक विश्लेषण बताऊंगा, और क्या चीज हमें ध्यान रखनी है वो इस वीडियो के अंत तक हम देखेंगे। प्लीज इसको अंत तक देखें, और डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को इसमें जरूर। सबसे पहले अगर मैं ऐसे की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं ऐसे में वन पार्ट और बी पार्ट में से दोनों में से एक एक करना पड़ता है। इस बार जो ऐसे के जो टॉपिक थे, अगर मैं 2023 के टॉपिक्स की बात करूं या 22 के टॉपिक्स की बात करूं, तो मुझे थोड़ा आसान लग रहे थे। आसान इन द सेंस कि मुझे उनमें से ज्यादातर टॉपिक, चारों टॉपिकों पे मैं पहले पार्ट में कुछ लिख सकता था, ऐसे चारों पे ही मैं दूसरे में लिख सकता, क्योंकि मुझे उन पे चारों पे लगभग लगभग काफी एग्जाम्पल्स मेरे पास थे। ठीक है। लेकिन उसी दौरान आप में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऐसे में सेलेक्ट करूं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसमें ऐसे में 3 नंबर का ऐसे है, प्रशंसा ही एक मार्ग है, प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं, जो हैप्पीनेस वाला है वो किया है। कुछ लोगों ने वो साइंस को डाउट वाला कर रहा है कि विदाउट डाउट साइंस में जो मेन आदमी होता है जो डाउट करता है, क्वेश्चन वाला है। लेकिन मैंने क्वेश्चन जंग वो किया था कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और सभ्यताओं के बाद रेगिस्तान आते हैं, वो वाला मैंने ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किया था, और बहुत अच्छे से उसका इंटरप्रिटेशन मैंने किया। हालांकि बाहर में कुछ लोग उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, है ना। मैंने उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से किया। लोग जंगल को फॉरेस्ट मान के बैठकर यहाँ काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट, वो ऐसे में जो टॉपिक देते हैं वो फॉरेस्ट से ही नहीं लिया गया कि फॉरेस्ट सिविलाइजेशन और डेस्ट्रॉय डेजर्ट। बहुत सारे लोगों ने उसको किया है कि फॉरेस्ट से कैसे सिविलाइजेशन होती है, सिविलाइजेशन से कैसे डेजर्ट का निर्माण होता है, वो नहीं, या पर्यावरण का कैसे, मतलब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कोचिंग्स ने उसका इंटरप्रिटेशन, जो पहला क्वेश्चन है ऐसे का कि जंगल सभ्यताओं से पहले और सभ्यताओं के बाद रेगिस्तान आता है, उसमें बहुत सारे ने गलत इंटरप्रिटेशन किया है। ये बात सही है। वो एक फिलोसफिकल टाइप से ऐसे यूपीएससी के होते हैं दोनों पार्ट में। वहाँ फॉरेस्ट का मतलब है वैल्यूज, ह्यूमैनिटी, पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस, ठीक है ना। और सिविलाइजेशन का मतलब है डेवलपमेंट, है ना, इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन। और वहीं दूसरी ओर जो डेजर्ट है, डेजर्ट का यानी रेगिस्तान का मतलब उसमें ये था कि जैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ह्यूमन वैल्यूज में डिक्लाइन, पॉलिटिकल वैल्यूज में डिक्लाइन, डिक्लाइन डिक्लाइन नेगेटिव जो पॉइंट है वो उसका डिक्लाइन इन डेजर्ट से लिया था। उसमें पर्यावरण एक वन पॉइंट था, लेकिन सब कुछ पर्यावरण नहीं था। पर्यावरण तो एक आयाम उसका हो सकता है, उसके अलावा पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल, कल्चरल, सब चीज आ सकती है, ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स। वो वाला ऐसे मैंने चूज किया था। और सेकंड में जो मैंने ऐसे चूज किया था वो था कि साधारण विचार ही व्यापक परिणाम देते हैं, है ना। तो उसमें भी मेरे पास काफी एग्जांपल थे, हालांकि और में भी एग्जांपल है, लेकिन उसको मुझे स्टार्टिंग में कुछ अच्छे पॉइंट मिल गए थे जो स्टोरी टाइप में। उसको मैंने एक स्टोरी से जोड़ दिया, एक छोटी सी घटना, एक बड़े छोटा सा आइडिया, एक बड़े विचार को बड़े रिजल्ट को जन्म देता है, उसमें भी 10-15 बार दे दी। तो इस हिसाब से ऐसे का पेपर ओवरऑल ठीक लगा, 2023 की तुलना में मुझे लगा कि मैंने ठीक किया। बट रिजल्ट तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, वो तो कॉपी चेक करने वाले को ठीक लगना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ठीक होने से कुछ नहीं। यानी कि ऐसे से आपको दो चीज सीखनी। ऐसे के लिए अलग से तैयार नहीं होती, आपका जीएस के एग्जाम्पल और डेली लाइफ में घटित होने वाले एग्जाम्पलों को फिलोसफी के आधार पर थोड़ा सा लिंक करने से सोचें। तो जो टॉपिक आता है वो किसी का स्टेटमेंट होता है, और उसी स्टेटमेंट को आपको इंटरप्रेट करवाते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच से। लेकिन उसके दोनों आयाम आपको देखने होते हैं। कुछ लोग उसके एक ही आयाम को देख के खत्म कर देते हैं, वो एक खराब रहता है, ठीक है ना।
इसी टाइप हैप्पीनेस के वाले मामले में देख लें कि हैप्पीनेस इज ऑन द वे टू हैप्पीनेस। अरे हैप्पीनेस इज द ओनली वे, है ना। प्रसन्नता ही जीवन का, प्रसन्नता का एकमात्र मार्ग है, ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा भी, प्रसन्नता के अलावा और भी मार्ग है, अच्छे काम करने से, सद्गुण करने से, बहुत भी चीजें, उनसे भी आप हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें वो आयाम भी दिखाने थे जिन्होंने भी लिखा, वो वाली चीज जो लोगों ने आपको एक्सप्रेशन किया। इसी प्रकार जीएस की बात करें, जीएस फर्स्ट का पेपर में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें लोगों को ज्यादा लिखने के लिए कुछ नहीं था। जैसे अरोरा ऑस्ट्रियस वाला क्वेश्चन था, अब उसमें कुछ ज्यादा लिखने को था नहीं, 15 नंबर का लिखने वाला उसमें ज्यादा था नहीं। इसी प्रकार एक सुना होगा आपने, जो क्वेश्चन आया था टॉर्नेडोस को कहते हैं उसको नॉर्मली, ट्विस्टर वाला। अब ट्विस्टर में लोगों को आइडिया नहीं था, तो वो हर साल सबके साथ होता है। इसी प्रकार जीएस 2 में क्वेश्चन आए थे, जीएस 2 में काफी अच्छा रहा मुझे, मेरे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है जीएस 2 में नंबर आने का। इस बार जीएस फर्स्ट में मुझे पहले से अच्छा किया है मैंने, जीएस 3 में भी मैंने पहले से अच्छा किया, जीएस 4 जो मेरा था वो मुझे मेरी उम्मीदों के अकॉर्डिंग नहीं गया, मुझे अच्छा नहीं लगा उसमें। चाहे केस स्टडी में बहुत स्पेसिफिक आंसर देना हो, चाहे उसके आंसर, क्योंकि जीएस 4 का पैटर्न चेंज कर दिया। पहले जीएस 4 में आपने टेक्स्ट में देखे होंगे, नॉर्मली आपसे वैल्यूज पूछ लेंगे, उनके एग्जाम्पल पूछ लेंगे नॉर्मल, लेकिन अब जो जीएस 4 में क्वेश्चन आ रहे हैं वो अप्लाइड वाले आते हैं। अब आपने जो वैल्यूज पढ़े सब केस स्टडी टाइप में, अब आपसे चाहे क्लाइमेट को लेकर के अप्लाइड पूछ लिया, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अप्लाइड पूछ लिया, चाहे आपको मेडिकल अप्लाइड पूछ लिया, चाहे जस्टिस पे अप्लाइड पूछ लिया, तो अप्लाइड एथिक्स बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। तो प्लीज अप्लाइड को पढ़ो, उसमें क्वेश्चन 4 नंबर 4 लाइन का हो रहा है, उसको पढ़ रहे हो, कहानी सुना रहा है, लास्ट लाइन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो एक अलग तरीके का पैटर्न इस बार यूपीएससी ने 2023 से चालू कर दिया, और उसका आंसर देना इतना आसान नहीं होता उस टाइम में। हार तो आप कर सकते हैं, बाहर तो मेरे पास भी 4-5 एग्जाम्पल और याद आ गए, लेकिन वहां याद आना और वहां करना थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन अब एथिक्स को थोड़ा अप्लाइड, अब तक हम क्या करते थे कि इंटीग्रेटिव परिभाषा पढ़ ली, 4 एग्जाम्पल पढ़ लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ ली, 4 एग्जाम्पल, उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको इनको अप्लाइड करके देखना है, ग्लोबल लेवल पर जो रिसेंटली घटनाएं हो रही है उनको अप्लाइड करके देखना है, उसमें टेक्स्ट को यूज करके देखना है, चाहे वो रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट पे हो रही हो किसी, तो अप्लाइड है आ रही, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अप्लाइड हो, तो आप अप्लाइड वे में जा सकते चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो अप्लाइड में केस स्टडी बहुत, मतलब पहले बहुत केस स्टडी आती थी कि आपको, हाँ, एक का मतलब बहुत अच्छी अलग तरह की स्टडी आती थी। अब केस स्टडी थोड़ा सा अप्लाइड बेस की आ रही है, और नौ और थोड़ी अलग टाइप की आ रही है, और थोड़ी उनको एक आंसर तक पहुंचने थोड़ा कॉम्प्लिकेट और थोड़ा सोचना लग रहा था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत केस स्टडी में थी, है ना। तो इस प्रकार जो यूपीएससी का जो जीएस 3 का पेपर लेंथी था, जीएस 4 का पेपर हम लेंथी कह सकते हैं। बाकी जीएस 2 में इतना लेंथी नहीं है, जीएस 2 में तो लोग ठीक ठाक कर ही देते हैं, इसमें अगर किसी का अच्छा है तो जीएस 1 में ठीक है, और ऐसे में आपके पास सब्जेक्ट है। कुल मिला के मैं जो पेपर मैंने देखा एक तो कि भाई बिना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के ना आप वहाँ ज्यादा कर नहीं पाते। इस बार मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं की, तो मुझे कई क्वेश्चनों को सोच के और उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगा। नॉलेज हो सकती है, लेकिन वहाँ वहाँ उसको लिखने में टाइम लगा। प्लीज आंसर राइटिंग जरूर करें, डेली आपको आंसर राइटिंग, अगर आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक अच्छी है। सेकंड, जो हमें मॉडल आंसर या बहुत सारी चीजें देखते हैं इनसे सीखो, लेकिन इनके आधार पर अपनी कंपेयर मत करना। जैसे आप टेस्ट चीज दे रहे हो, ठीक है, और फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आप सोचोगे यार उसका तो मॉडल आंसर इतना अच्छा था, वो ऐसे पास होगा नहीं। वहां सबका एक जैसा ही होता है लगभग लगभग, किसी में थोड़ा अच्छा हो जाता है, उसके 2-5 नंबर ज्यादा आ जाते हैं हर पेपर में, वो लास्ट में टॉप कर जाता है बस, बाकी बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट होता है। सब लास्ट में 2-3 क्वेश्चनों के साथ जबरदस्ती करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे अटेंड नहीं कर सकते। सब लास्ट में स्पीड के चक्कर में एक आध क्वेश्चनों को जो अच्छे आते हैं उनको भी थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है ना। तो सभी चीजों, सभी लोगों के साथ जो अच्छी तैयारी है उसके भी साथ उतनी ही गलत मतलब दिक्कतें आती हैं। तो आप ये मत सोचना कि अब यहाँ जो लोग बाहर आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत सारे डायमेंशन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो भाई पढ़ के और समझ के उस क्वेश्चन को करवा रहे हैं, वो एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते उस तरीके से चीज। एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्वेश्चन, आपकी केस स्टडी है, आपके सामने आई है, 2 मिनट उसको पढ़ने के लिए लगेंगे, 1 मिनट उसको सोचने के लिए, 2 से 3 मिनट, और फिर 10 मिनट के अंतर्गत उसको लिखना भी है 4 पेजों में, और फिर आप सोचिए कि आप कैसे बहुत अच्छा सोच सकते हैं, कभी संभव नहीं। तो बहुत सारे पॉइंट जैसे बहुत सारे लोग लिख के आए होंगे, या जो लोग लिखेंगे वो सोच रहे इस बात को लेकर के आप लोग हतोत्साहित नहीं हो कि भाई मैं ऐसा नहीं लिख पाऊंगा। अरे भाई वहाँ एग्जाम हॉल में सभी एक जैसा ही लिखते हैं, थोड़ा बहुत ना किसी के चीजों में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए हर क्वेश्चन में आधा नंबर आगे ले जाता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता है। इसलिए प्रैक्टिस करो, वहाँ एग्जाम में अलग आंसर लिखे जाते हैं थोड़े से, ये मॉडल आंसर आप देखते हैं, इनसे आइडिया लगता है, ये चीजें याद आती है। अब जैसे मैं जीएस 3 में इतने फैक्ट मुझे याद थे, लेकिन उनका 10% फैक्ट या 15% फैक्ट ही मुझे एग्जाम में याद आए,
वहां अचानक से क्योंकि याद आने मतलब तुरंत क्लिक होना चाहिए, ठीक है, तुरंत क्लिक्स के बिना काम नहीं चलेगा आपका। हालांकि ना इस बार एग्जाम्पल पढ़ने, डायग्राम पढ़ने से बहुत फायदा हुआ, पेपर अटेंड बहुत जल्दी हो जाता है और अच्छे से आपका प्रेजेंट हो जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपकी ये है कि आपको क्लिक होना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा आप सोचते हैं कि मैं 100% कर पाऊँ, वो नहीं हो पाएगा। तो उसको लेकर के ज्यादा नेगेटिव नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ आप लोग ऐसे का सोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, 15 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल, ठीक है भाई, यहाँ तो आ सकते हैं आपके पास एग्जाम्पल। अब आप उस पेपर को पढ़ के 4 घंटे इधर उधर डेटा देख के फिर आप समझा रहे हो लोगों को, जीएस में इधर उधर देख करके फिर आप समझा रहे लोगों को मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो प्लीज इनसे सीखिए, लेकिन इनको लेकर के हतोत्साहित नहीं, डिस्करेज नहीं होना है। कुल मिला के सारे वीडियो के यही सब कि अपने आप को हतोत्साहित मत कीजिए। ऐसा पेपर देख करके बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टफ है, ठीक है, जो भी है सबके लिए टफ है, लेंथी है सबके लिए, लेंथी है, सब चीज सबके लिए अप्लाई होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपने प्रैक्टिस अच्छे से रखें और थोड़ा सा चीजों को गहराई से पढ़ के उनको अप्लाइड वे में देखें। कंटेम्प्रेरी चीजें ही यूपीएससी आजकल ज्यादा पूछ रही है, चाहे वो सोशल इशू हो, चाहे जीएस 2 हो, चाहे जीएस 3 हो, चाहे वो जीएस 4 हो, उसकी केस स्टडी हो, कंटेम्प्रेरी यूपीएससी आपको अप्लाइड वे में क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखें और निरंतर तैयारी करें, डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, है ना। अब जो भी होगा मैं दे के आ गया, मुझे ज्यादा इतनी उम्मीद नहीं है लेके रिजल्ट को, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कंप्लीट। लेकिन बहुत अच्छे से मतलब चीजें करें, क्योंकि पेपर में क्या होगा, किसने क्या सोचा है, क्या आंसर चेक किए जाते हैं, ठीक है ना, वो है। लेकिन इतना है कि जीएस 4 में जितनी मैं उम्मीद लेके चल रहा था उस हिसाब से मेरा जीएस 4 अटेम्प्ट नहीं हुआ, हालांकि पूरा किया है, लेकिन एक क्वालिटी और देना चाह रहा था कुछ क्वेश्चन, वो नहीं दे पाया, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो जाती है, और इतना ज्यादा लेकर के नहीं बैठना है, बी पॉजिटिव, सब अच्छा हुआ, सभी के सॉल्यूशन देखिए, लेकिन उनसे सीखना, डिस्करेज नहीं होना है बस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऑप्शनल का पेपर है, जो लोग ऑप्शनल में अच्छा कर जाएंगे, और ऑप्शनल एक ऐसा है, जीएस में बहुत बड़ा मार्जिन करना थोड़ा डिफिकल्ट चला, ऑप्शनल में आप 10 20 30 नंबर मार्जिन कर सकते हैं, तो काफी हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मेंस, है ना। तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखिए, उसको अपने तैयार कीजिए, जो भी है आपको उसको अच्छे से कीजिए। लेकिन प्लीज मेरा इस वीडियो में एक उद्देश्य था कि आप किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं हो पेपर को देख करके। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे पता है 2005 मेंस के लिए, मुझे पांचों मेंस में थोड़ा ये मेंस पेपर टफ लगा, लेंथी लगा, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, उन सभी चीजों के अलग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।